ठीक है, स्टार्ट करें। हेलो हेलो, ये ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी फ़ैन की आवाज़ से। तो कल हमने जो किया था, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। एनीबॉडी? चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम 1857 का रिवोल्ट। तो पहले हम इसके लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आप लिखिए, हेडिंग दे दीजिए 1850 रिवॉल्ट ऑफ 1857। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the result of रिजेंटमेंट गुस्से को बोलते हैं, एंगर को। रिजेंटमेंट ऑफ द इंडियंस विद द ब्रिटिश रूल, ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the result of resentment of the Indians with the British rule. द कुमुलेटिव इफेक्ट, कुमुलेटिव, जैसे मैंने कल बोला कि 100 ईयर्स का एंगर इंडियंस के अंदर ऑलरेडी था, है ना, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर लिखा है कुमुलेटिव इफेक्ट। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, आपको लगेगा कि इसके बगैर भी काम चल जाएगा, आप सीधा इफेक्ट लिख देंगे एग्ज़ाम में जाके, है ना। कहीं को ये लग रहा होगा कुमुलेटिव छोड़ देंगे, बट इन्हीं चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं मेंस में। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। द कुमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट, एक्सपैंड से बना एक्सपेंशनिस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना रूल जो था वो एक्सपैंड कर रहे थे, इंडिया में बढ़ा रहे थे। कलकत्ता से वो नॉर्थ की तरफ आ रहे थे और ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे थे। दैट इज़ वाई यहाँ पर लिखा है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। कॉमा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन and administrative innovations, administrative innovations over the years had adversely affected the position of all the rulers of the Indian princely states. Comma, sepoys, 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 comma, zamindars, peasants, traders, पंडित्स,
ठीक है, ज़मींदार, पीजेंट्स, पीजेंट्स किसान को बोलते हैं, ट्रेडर्स, पंडित्स, मौलवीज, मौलवीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, द ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, कॉमा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, समझ आई क्या होगा ये, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस, ये तीनों जो वर्ड्स टर्म्स हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ये तीनों आपने मेंस में लिखने हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि चलो हो गया, ये हो गया वाला काम मेंस में करोगे तो आपका भी काम हो जाएगा फिर भी। ठीक है, इसलिए ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं लिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलता सीधा स्पेक्ट्रम ले लो, एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, सारे लोग उसी से ही पढ़ते हैं। 80% जो हिस्ट्री लोग पढ़ते हैं ना मॉडर्न इंडिया की, KS और IS के लिए, 80% लोग स्पेक्ट्रम से ही पढ़ते हैं। बाकी जो 20% है वो बिपिन चंद्रा 11th-12th की पढ़ते हैं। 10% लोग नोट्स से पढ़ते हैं, आपके पास नोट्स तो है ही हैं। ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये उन सबसे स्पेक्ट्रम से भी ऊपर है, नोट्स से भी अच्छा है। नोट्स में थोड़ा डिटेल ज़्यादा होगी जो आपको मिलेंगे, लेकिन उतनी डिटेल में कोई ही पढ़ता है। अगर कोई पढ़ सकता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए स्पेक्ट्रम से, स्पेक्ट्रम वाले बंदे के भी मार्क्स आ जाएंगे बट एवरेज आएंगे। अगर आपको IS या KS बनना है तो आपको एवरेज से ऊपर उठना है, एवरेज नहीं रहना है। एवरेज तो आएंगे मार्क्स, तो हो सकता है आप पास हो जाओ, हो सकता है फेल हो जाओ। ठीक है, एवरेज, बट अबव एवरेज आओगे तो पास होने की गारंटी हो जाएगी। लेकिन अबव एवरेज मार्क्स लेना इजी नहीं है, उसके लिए आपको हो सकता है 1 साल की मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। अगर आप रेडी हो अबव एवरेज, हो सकता है 50 नंबर ही ज़्यादा आएँ आपके बाकियों से, लेकिन वो 50 नंबर लेने के लिए आपको 1 साल देना पड़ेगा, 1 साल एक्स्ट्रा। या तो 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या इतनी आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए पढ़ने की कि वो बहुत ज़्यादा सही हो, फोकस्ड हो, आपको पता हो एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, आपका एनालिसिस एग्ज़ाम का ऐसा हो। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में मार्क्स नहीं है तो सेकंड अटैम्प्ट में करने पड़ेंगे ये वर्ड्स लर्न। सेकंड में पास नहीं हुआ तो थर्ड में करने तो पड़ेंगे, इसलिए फर्स्ट में कर दो तो अच्छा है, आज कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन से यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे कि मैंने कल बताया कि सती प्रथा बंद कर दी थी इन्होंने, हम लोगों की विडो रीमैरिज स्टार्ट कर दिया था, चाइल्ड मैरिज बंद कर दी थी। ये क्या था, ये सोशल रिफॉर्म्स थे बेशक। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये बड़ी सारी चेंजेस ला रहे थे, जैसे कि इंडियंस को क्लर्क से ऊपर नहीं जाने देंगे, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी सारी चेंजेस लाई जा रही थी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी हमारी, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ, जैसे मैंने कल बताया कि दादा भाई नौरोजी की बुक थी, है ना, उसका नाम था पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था उसने कि किस तरह से सोने की चिड़िया जो भारत कहलाता था उस टाइम पे, तो उसको खाली करके यहाँ से सारी की सारी वेल्थ वो ब्रिटेन में लेके जा रहे थे। उसका मैं बता देता हूँ वो कैसे लेके जा रहे थे वेल्थ। जब ट्रेड हो रहा था तो ट्रेड ब्रिटेन के फेवर में हो रहा था, है ना। अब जैसे इंडिया और चाइना का ट्रेड हो रहा है, आपको पता है इंडिया और चाइना का ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो किसके फेवर में है, चाइना के फेवर में है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है चाइना के फेवर में ट्रेड है, बिकॉज चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है हमें और हमसे इंपोर्ट कम कर रहा है। जो कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करे इंपोर्ट कम करे, ट्रेड उसके फेवर में होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरी बात ये कि वैल्यू, कि आपकी गुड्स की वैल्यू क्या है और आप जो दूसरे से ले रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। सपोज़ करो हम बोलते हैं जी हमने तो अमेरिका के साथ ट्रेड किया तो हमारे फेवर में ट्रेड है। वो कैसे, हमने तो पूरा साल चीज़ें मंगाते रहे बेचते रहे, अमेरिका को बेचते रहे, उसने तो एक ही बार ही भेजा तो हमारे फेवर में हुआ। लेकिन आप क्या बेचते रहे, आप बेचते रहे स्पाइसेस, आप बेचते रहे वीट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसने एक ही बारी आपको
F-16 जहाज़ भेज दिए, जो एक ही जहाज़ 50,000 करोड़ का है अप्रॉक्सीमेटली, सपोज करो। तो किसकी ट्रेड की वैल्यू ज़्यादा हुई? अमेरिका वाले की हुई ना, है ना। हम तो आटा बेचते रहे, चावल बेचते रहे, उसने एक फाइटर जहाज़ भेज दिए बना के, या टैंक्स भेज दिए, या चॉपर भेज दिए, या ड्रोन्स भेज दिए, ठीक है, और या फिर मशीनरी भेज दी, है ना, बड़ी बड़ी मशीनरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ट्रेड जो है वो अमेरिका के फेवर में है, ठीक है। या जर्मनी के साथ अगर हम ट्रेड करें तो वो भी जर्मनी के फेवर में होता है। हमारे फेवर में ट्रेड होता है जब हम छोटे मोटे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, नेपाल वगैरह के साथ, या बांग्लादेश के साथ, बर्मा के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, इन देशों के साथ हमारे फेवर में होता है। अदरवाइज़ हमारे फेवर में कभी ट्रेड हुआ ही नहीं आज तक, ठीक है। ख़ास करके जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगाते हैं बाहर से, वो बहुत महंगा होता है पेट्रोलियम, तो वो सारा बाहर के देशों के फेवर में ही होता है। हम रशिया से भी पेट्रोलियम मंगवाते हैं, ठीक है, हमारे पास तो पेट्रोलियम है नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत ही है, जैसे बॉम्बे हाई वगैरह में है, बट उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। आगे लिखते हैं। तो एक बात समझा देता हूँ यहाँ पे कि इन पॉलिसीज़ से कौन कौन इफ़ेक्ट हुआ? सभी ही इफ़ेक्ट हुए। सिपॉइज़ भी इफ़ेक्ट हुए, ज़मींदार भी इफ़ेक्ट हुए, पीजेंट भी इफ़ेक्ट हुए, ट्रेडर्स भी इफ़ेक्ट हुए, पंडित मौलवीज़, सारी जनता इफ़ेक्ट हुई। तो तभी तो कहा गया है, कल मैंने बोला था कि जब सारे लोग इफ़ेक्ट होते हैं तभी गुस्सा पूरी जनता में बढ़ता है, ठीक है। एंड आगे चलते हैं। द सिमरिंग डिसकंटेंट, SIMMERING, SIMMERING, डिसकंटेंट। सिमरिंग यानी बढ़ता हुआ, डिसकंटेंट यानी कि डिससेटिस्फैक्शन। एक्सप्लोडेड इनटू, violent revolt in 1857, which shook the ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश का बी हमेशा कैपिटल, एम्पायर इन इंडिया टू इट्स वेरी फाउंडेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इन सब चीज़ों ने, बढ़ते हुए गुस्से ने, रिजेंटमेंट ने, सिमरिंग डिसकंटेंट ने, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस ने, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस ने, सोशो कल्चरल एक्सप्लॉयटेशंस ने, ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ ने, सब चीज़ों ने सबको, ट्रेडर्स, पीजेंट्स, ज़मींदार्स, पंडित्स, मौलवी, सबको एक जैसा रिजेंटमेंट दिया। और ये एक टाइम पर 1857 में इट एक्सप्लोडेड इनटू वायलेंट रिवॉल्ट, ठीक है, विच शूक द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन इंडिया में शेकन हो गई थी, शूक, ठीक है, हिल गया था। हम कहते हैं ना कि ब्रिटिश रूल हिल गया था, ठीक है। इसका एक नतीजा ये हुआ कि 1858 में एक एक्ट लाए फिर ये अंग्रेज़, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, हम करेंगे उसको मे बी टुमारो। तो उस एक्ट में इन्होंने फार रीचिंग चेंजेस लाई, जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करके 1858 में ही सारे का सारा जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी। हाँ, यस, और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी। एंड दूसरा, गवर्नर जनरल का टाइटल चेंज करके वाइसराय बना दिया। तीसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आ गया। पहले पूरा का पूरा काम इंडिया का गवर्नर जनरल देखता था, अब उसके ऊपर इन्होंने एक और पावर को रख दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
उसका ऑफिस तो ब्रिटेन में ही हुआ करता था 1858 ऑनवर्ड्स, बट उसकी सैलरी जो थी वो इंडिया से जाती थी। तो इसका भी इंडियंस ने काफ़ी रिजेंटमेंट किया कि एक ऑफिस जो ब्रिटेन में है, और एक ऑफिस में सिर्फ ये नहीं था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेला बैठता था। जब एक ऑफिस खुलता है तो उसका स्टाफ होता है 500 लोगों का स्टाफ। कितने लोगों का? 500 लोगों का स्टाफ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है तो उसके नीचे स्पेशल सेक्रेटरी भी होंगे 10, एडिशनल सेक्रेटरी 20 होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी 40 होंगे, अंडर सेक्रेटरी 50 होंगे। कितने लोग होंगे? और हर एक बंदे के नीचे 10-10 क्लर्क्स होंगे। हर क्लर्क के नीचे नीचे स्टेनोज होंगे, स्टेनोज के नीचे ऑफिस बॉयज़ होंगे, स्वीपर्स होंगे। कितना स्टाफ हो गया? 500,000 बंदे का स्टाफ हो गया। 1000 बंदे की सैलरी इंडिया से जा रही थी, सिर्फ एक बंदे की नहीं। एक बंदा तो हेड था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 1000 बंदे की सैलरी इंडिया से जा रही थी। ऑफिस कहाँ था? ब्रिटेन में। सैलरी दे रहा था इंडिया 1000 बंदे की। इट आल्सो केम अंडर ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडियंस ने ये कहना स्टार्ट किया, खास करके कांग्रेस लीडर्स ने, क्योंकि 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी। तो फिर 1885 में इन्होंने ये कहना स्टार्ट किया कि देखो ये भी तो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है ना। तो अगर सपोज़ करो ब्रिटेन का कोई ऑफिस इंडिया में हो और उसकी सैलरी ब्रिटेन से आ रही हो इंडिया में, तो वो ब्रिटेन की वेल्थ यहाँ पर आएगी, बट यहाँ उल्टा हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आगे चलते हैं अब हम। ये थी इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ऐसी इंट्रोडक्शन जो है वो आपने एग्ज़ाम में देनी है। लिख सकते हो ऐसा वहाँ पे? आपको भी लिखने के लिए बोलेगा, आप लिखोगे सीधा 1857 रिवॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स वर वेरी फ्राइटेंड, है ना, एंड वी गेव अ स्टर्न रिप्लाई। कुछ तो ये लिख देंगे, इट वॉज अ बिग स्लैप ऑन द फेस ऑफ ब्रिटिशर्स। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, है ना। तो कुछ लिखेंगे, द फेसेस ऑफ ब्रिटिशर्स बिकेम रेड विद एंगर, with the faces of Indians became red with anger, they wanted to take revenge। ये कौन लिखता है? 8th क्लास के बच्चे या 7th क्लास के, तो आजकल तो 4th के भी लिख देते हैं। तो आपने लिखना है ऐसा, ठीक है। अब जब मैं टेस्ट लूँगा तो देखूँगा कितने बंदे ऐसा लिखते हैं। आगे चलते हैं। देखो ना, मैं ये नहीं कह रहा अगर आप वो रेड फेस वाला लिखोगे तो नंबर उसके भी मिल जाएंगे, लेकिन आपने 2 नंबर बाकियों से ज़्यादा लेने, ठीक है, तभी तो केएस बनोगे। नेक्स्ट हेडिंग, नेचर ऑफ रिवॉल्ट। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 nearly swept, SWEPT, away the British rule in India। अब इसमें यह है कि डिफरेंट हिस्टोरियंस ने इसको क्या बोला है। कुछ ने कहा है कि ये क्या था, कुछ ने क्या कहा है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे यहाँ नेचर में। हिस्टोरियंस differ widely about the nature of the revolt। Some of the opinions of historians are as follows। Number 1, a sepoy mutiny। A sepoy, SEPOY, mutiny, MUTINY। म्यूटनी और रिवॉल्ट में क्या डिफरेंस है? म्यूटनी होती है छोटे लेवल की,
रिवॉल्ट होता है बड़े लेवल का। जैसे अभी श्रीलंका में आजकल क्या चल रहा है, रिवॉल्ट, लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। म्यूटनी थोड़ी छोटे लेवल की होती है, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियंस ने इसको क्या बोला, सिपॉय म्यूटनी। ये तो सिपॉय तक ही, ये तो आर्मी तक ही सीमित था, सिर्फ आर्मी तक ही सीमित था। कुछ हिस्टोरियंस ने इसको ये कहा है, ब्रैकेट में लिखो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखोगे यहाँ पर कि इंग्लिश हिस्टोरियंस ने, अंग्रेज़ों ने इसको, ऑब्वियस है कि वो यही बोलेंगे कि ये छोटा सा रिवॉल्ट था, बड़ा नहीं था। बड़ा कौन बोलेगा, हम, है ना। जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, तो हमने कहा कि हमने उनके 400 लोग मार दिए टेररिस्ट, और पाकिस्तान ने कहा एक परिंदा ही मारा सिर्फ। वो परिंदा दिखाया भी उन्होंने मरा हुआ, है ना। तो सिमिलरली अंग्रेज़ तो कह रहे थे कि छोटी सी म्यूटनी थी। अब हम देखोगे अगली लाइनों में हम क्या कहेंगे, हमने तो इसको बहुत बड़ा रिवॉल्ट बोला। अब सही कौन है, इसका प्रूफ तो टाइम ट्रैवल करके वापस जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सही कौन है। अब वो टाइम ट्रैवल की मशीन अभी तक बनी नहीं, कोई आइंस्टाइन के जैसा आएगा तो वो बनाएगा, नहीं तो हम लोग तो बना बैठे। हम लाउड स्पीकर ही उतार सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, a conspiracy of Hindus and Muslims a conspiracy of Hindus and Muslims to overthrow the British rule. Point number 3, a religious war against क्रिश्चियंस के खिलाफ रिलीजियस वार। आप एक काम करिए, ये आपने 3 पॉइंट्स लिखे ना, हेडिंग में लिख दो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर इंग्लिश हिस्टोरियंस। ये तीनों पॉइंट्स बेसिकली इंग्लिश हिस्टोरियंस ने ही बोले हैं, तो इस हेडिंग ही दे दो इसको। पहला, इंग्लिश हिस्टोरियंस ने कहा अ सिपाही म्यूटिनी। दूसरा, इंग्लिश हिस्टोरियंस ने कहा, इंग्लिश हिस्टोरियंस में हमने किसी का नाम नहीं दिया, ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंग्लिश हिस्टोरियंस लिख दो। दूसरा, हमने कहा अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। एंड तीसरा है रिलीजियस वार अगेंस्ट क्रिश्चियंस, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया कि इसके अंदर वो बीफ एंड पिग फैट का एपिसोड था, है ना। तो तभी ये रिलीजियस वार का नाम दिया गया है इंग्लिश के द्वारा, बाय द इंग्लिश, ठीक है ना। अब हम आते हैं वीडी सवर करने का। पॉइंट नंबर 4, अ प्लैंड वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। अब देखो ये कौन बोलेगा, ये इंडियंस ही बोलेंगे ना कि नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए प्लैंड वार थी। तो क्या क्या आपको लगता है कि ये सच में एक नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए वार थी या नहीं थी? वाई? हाँ, आपका इंग्लिश वाला ही भी हुआ है, तो क्यों ऐसा क्यों लगता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस की ये वार नहीं थी? देयर वॉज नो पर्टिकुलर लीडर। तो अगर लीडर नहीं हो तब वार ज़रूरी है कि लीडर होना ज़रूरी है? यस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट nationalism feeling was missing, a feeling of one nation was missing. It is also right that we did not have any particular one leader at that time to lead the revolt, but that is secondary. There have been many revolts in history which have been leaderless. For example, in India also
क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 was leaderless revolt, but it was although it was leaderless, but it was in favor of nationalism. It was in favor of independence of India, है ना। चाहे उसका लीडर कोई नहीं था, क्योंकि सारे लीडर उस टाइम अरेस्टेड थे, जेल में थे, इंक्लूडिंग गांधी जी। तो उस टाइम पे फिर वो, लेकिन इंडिपेंडेंस के लिए वार तो उसको कहा गया है, ठीक है। सिमिलरली चाहे इस टाइम लीडर कोई नहीं था, बट इसको हम नेशनल वार नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम नेशनलिज्म ही नहीं था देश के अंदर। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं थी। एक मतलब देशभक्ति, एक इंडिया होना, हिंदुस्तान होना, ये भावना ही मिसिंग थी। अब उसका रीज़न क्या था? बिकॉज इंडिया के ऊपर पहले तो रूल किया 600 साल 700 साल मुस्लिम्स ने, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस, हम हैं हिंदू, हमारे ऊपर रूल मुस्लिम कर रहे हैं, तो हमारा देश क्या है, हिंदू देश है या मुस्लिम देश है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है। हमारे फेस्टिवल्स हम ढंग से मना नहीं सकते, मतलब कभी हमें मनाने दिए जाते हैं, कभी हमें नहीं मनाने दिए जाते, डिपेंड करेगा रूलर के ऊपर वो कैसा है। अगर अकबर आ गया तो वो ठीक है, हमें अपने फेस्टिवल्स अच्छे से मनाने देगा, इनफैक्ट वो हमारे साथ खुशी मनाएगा। अगर औरंगज़ेब आ जाएगा तो हम अपने फेस्टिवल चोरी चोरी मनाएंगे, छुप छुप के, ठीक है। तो ये तो डिपेंड, तो बेसिकली, और दूसरा मैंने कल बताया कि हमारे जितने भी रूलर्स थे, हिंदू रूलर्स, वो आपस में लड़ते रहते थे। तो एक तरह से, और तीसरी बात कि एक वो फीलिंग होती है ना कि पूरा देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड है ना। तो जैसे अमेरिका में नेशनल एंथम होता है लॉन्ग लिव अमेरिका, उसमें हिंदूज, वो हिंदूज क्या बोल रहा हूँ, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू, सारे ब्लैक्स एंड वाइट सारे एक तरह से बोलते हैं लॉन्ग लिव अमेरिका। उनको लगता है कि वी आर अ पार्ट ऑफ अमेरिका एंड वी हैव टू लीड अमेरिका, उनको ऐसा लगता है। वो ये नहीं देखते कि मेरा धर्म क्या है, वो उनको लगता है ऐसा, क्योंकि आप देखते हो कि सारी के सारी कम्युनिटीज़ अमेरिका की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करती है, चाहे वो ब्लैक्स हो। अभी देखा आपने ब्लैक ओबामा भी, उसने अच्छा काम किया सबसे, इनफैक्ट वो तो बड़ा मशहूर हो गया, उसको तो कहा जाता है कि ट्रंप से तो फार बेटर था, ट्रंप से क्या बुश से फार बेटर था, है ना ओबामा। तो क्यों था ऐसे? ब्लैक था तब भी, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसी फीलिंग क्यों है? क्योंकि अमेरिका उनके साथ भेदभाव नहीं करता। सबसे पहली बात, वो ये नहीं देखता कि ब्लैक है या वाइट है, वो ये नहीं देखता हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। अब अगर वो ऐसा देखता हो तो सबसे पहले वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इंडियंस को वहाँ घुसने ना दे, पाकिस्तानीज़ चाइनीज़ को घुसने ना दे, बोले हमारे खुद अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको हम आने नहीं देंगे यहाँ पे। लेकिन वो तब भी हमें क्या देता है, वो ग्रीन कार्ड, क्या बोलते हैं उसको, कोई कार्ड्स होते हैं वहाँ पे, ग्रीन कार्ड मिल गया, वो इंडियंस बोलते हैं ना, हमें तो वहाँ का ग्रीन कार्ड मिला हुआ है अमेरिका का, हम कभी भी आ जा सकते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, ठीक है। तो अगर वो ऐसा, तो अब जब इंडियंस वहाँ पे जा रहे हैं और इंडियंस को फ्री हेल्थ, फ्री मेडिकल चेकअप्स, फ्री एजुकेशन, एंड वो भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज, एंड वर्ल्ड क्लास रोड्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक टोल फ्री पे कॉल करो उसी टाइम आपके डोर स्टेप पे सर्विस मिलेगी। तो जब ये सब कुछ आपको मिलेगा और ऊपर से इन्वायरमेंट बड़ा कॉर्डियल होगा, ना कोई हिंदू मुस्लिम होगा, ना कोई राइट्स होंगे, ना कुछ ऐसा होगा, वो पॉइजन वाली फीलिंग नहीं होगी, तो आप खुद कंट्रीब्यूट करोगे ना देश को। लेकिन जब सारा कुछ उल्टा हो रहा हो तो आप कंट्रीब्यूट क्या करोगे? आप बोलोगे पहले मैं एक दो मर्डर कराता हूँ, बाद में देखूँगा बाकी चीज़ें। होता है ना ऐसा कभी कभी कि मेरा पड़ोसी सही नहीं है, वो बोलेगा मेरा, दूसरा बोलेगा मेरा पड़ोसी सही नहीं है। तो ऐसी जब चीज़ें हो रही हों देश में तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं होगी, वो प्रोग्रेस का उल्टा होगा, होता है रिग्रेस। तो वो रिग्रेशन आ जाता है देश में, जो कि अभी हमारे देश में स्टार्ट हो गया हमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अ प्लैंड वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस बाय वी.डी. सावरकर in his book by V.D. Savarkar in his book
द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वीडी सावरकर था ये बेसिकली बड़ा एक क्रांतिकारी था। इसने वायलेंट एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया था। फिर इसको अंडमान निकोबार जेल भेज दिया गया था। वहाँ पे इसका एक सेल भी है, सावरकर, वीर सावरकर बोलते थे इसको शॉर्ट में, वीर सावरकर, ठीक है। तो फिर इसने बड़ी सारी मर्सी पिटिशंस भेजी थी गवर्नमेंट ऑफ यूके को कि मेरे को माफ़ कर दिया जाए। 3 भेजी थी, तो तीसरी मंजूर हो गई थी। तो उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोला और 1947 तक ये आई थिंक अलाइव था, जिंदा रहा। और ये फिर पहले तो फिर जब इसको अंडमान निकोबार भेजा गया, फिर इसने मर्सी पिटिशंस भेजी, फिर इसको छोड़ दिया गया, काले पानी की सज़ा से छोड़ दी, क्योंकि अंडमान निकोबार में काला पानी की सज़ा मिलती थी, तो छोड़ दिया गया। तो फिर ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इसने नहीं बोला, ठीक है। तो इसको आरएसएस का मतलब आरएसएस जो है उसका एक मैन भी बोला जाता है। तो इसने क्या कहा, अ प्लैंड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। इसकी बुक का नाम याद रखना, प्रीलिम्स में पूछते हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वीडी सावरकर। और आपसे ये भी पूछेंगे कि किसने कहा था ये अ प्लैंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है जी। ये हो गए हिस्टोरियंस के व्यू। अगर आपको मेंस में कहीं वो सिर्फ हिस्टोरियंस के व्यू ही पूछ ले तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर सिर्फ वो पूछे स्टेटमेंट दी हो, स्टेटमेंट आती है ना कई बारी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, अ प्लान 1857 रिवॉल्ट वाज अ प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, डिस्कस, ये आएगा। तो फिर आप क्या लिखोगे, द अबव स्टेटमेंट वाज गिवन बाय वीडी सावरकर, ठीक है। और अगर वहाँ पे डिस्कस लिखा होगा तो आपने इसी को डिस्कस करना है। अगर वहाँ पे लिखा होगा कि डिस्कस सम अदर व्यूज़ आल्सो, तो आपने फिर ऊपर वाले व्यूज़ भी दे देने हैं। या कई बार लिखा होगा कि क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट, तो क्रिटिकली एनालाइज में फिर आप क्या कब बोलोगे कि although he has said that it was a planned war of independence, but still some other English historians have said that it was a simple mutiny। तो आपने कर लिया क्रिटिकली एनालाइज कर लिया, इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया। जब एक स्टेटमेंट दी हो और उसके सामने लिखा हो क्रिटिकली एनालाइज, उसका मतलब होता है कि आपने उस स्टेटमेंट के ऑपोजिट जाना है, जो स्टेटमेंट दी गई है, क्रिटिसाइज करना है उसको, और साथ में एनालाइज भी करना है। और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकालना है, वो क्रिटिसिज्म में छोड़ नहीं देना उसको, उसका एक कंक्लूजन भी निकालना है। तो कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस में क्या लिखोगे, बैलेंस में ये लिखोगे कि देखो ना, आपने एग्जामिनर को बेसिकली खुश करना है। एग्जामिनर कैसे खुश होगा, अगर आप ये कंक्लूड कर दोगे कि यस इट वाज ओनली अ म्यूटिनी, तो एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा, खास करके अगर वो मोदी भगत हुआ, उसने कहना इसको तो करता हूँ मैं फेल। तो आपने एग्जामिनर को खुश कैसे करना है, आपने कहना है आपको काम दिया गया है इसको क्रिटिकली एनालाइज करने का, तो आपने क्रिटिकली एनालाइज कर देना है कि इंग्लिश हिस्टोरियंस का व्यू दे देना है। काम ख़त्म हो गया आपका, आपने नंबर ले लिए, बट अब आपने एग्जामिनर को खुश करना है। लास्ट में 2 लाइन्स लिख के, वो ये कि इट इज़ ऑब्वियस दैट इंग्लिश हिस्टोरियंस वुड गिव द अबव व्यू दैट इट वाज ओनली अ म्यूटिनी, बट the repercussions of the revolt of 1857 was so big, उसका रिजल्ट, repercussions रिजल्ट को बोलते हैं, इतने ज़्यादा थे that it became obvious that it was not a simple mutiny, it was a big revolt। एग्जाम्पल क्या दोगे, the act of 1858 which was given only by the Britishers made it evident that the whole made it evident that it was a big revolt, because the Britishers
टुक अवे द पावर ऑफ रूलिंग इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो आपने ये कंक्लूड किया कि ब्रिटिशर्स ने अगर उनको सिर्फ म्यूटिनी ही लग रही थी तो फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन के क्राउन क्यों 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 दे दी। इसका मतलब उनको भी बहुत बड़ी चीज़ लगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा एक्ट पास किया अगले साल ही वेट नहीं किया। इसका मतलब कुछ उनको भी लगा कि बहुत बड़ा हुआ है। आपने ये चीज़ लिखनी है, एग्जामिनर भी खुश, आपका क्रिटिकल एनालाइज भी हो गया, ठीक है ना, उस सबको खुश रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने यूपीएससी क्लियर करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अब ये हिस्टोरियंस वाला ख़त्म हो गया। आप नेक्स्ट पैराग्राफ, द म्यूटिनी बिकेम अ रिवॉल्ट The mutiny became a revolt and political in character when the mutineer mutineer of Meerut placed themselves under the king of Delhi बहादुर शाह जफ़र II। इस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि मुग़ल रूल अभी चल रहा था। मैंने कल डिस्कस किया था कि लेटर मुग़ल्स चल रहे थे एंड ये जिसका नाम आया बहादुर शाह जफ़र II, ये उस टाइम पे इंडिया का रूलर था, एक्चुअल में था, बट ये सिर्फ नाम का रूलर था, क्योंकि सारी की सारी एक्चुअल पावर जो थी, डी फैक्टो रूलर इस टाइम पर अंग्रेज़ थे और डी जोर रूलर जो था वो ये था। डी जोर होता है नाम का और डी फैक्टो होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, डी फैक्टो और डी जोर। ये बहादुर शाह जफ़र नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहादुर शाह जफ़र II एंड अ सेक्शन SECTION section of aristocracy and civil population declared in his favor। Full stop। What began as a fight for religion ended as a war of independence। ब्रैकेट में लिख लो SN सेन। ये किसने बोला ये लाइन, ये वाली SN सेन। नेक्स्ट पैराग्राफ, it is difficult to avoid the conclusion that the so-called First National War of Independence of 1857 is neither first nor national nor war of independence। मैं रिपीट करूँगा, सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार। अब इसको फर्स्ट का F कैपिटल, नेशनल का N कैपिटल, वार का W कैपिटल, इंडिपेंडेंस का I कैपिटल, ऑफ 1857 इज़ नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर
वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रैकेट में लिखो R.C. मजूमदार, R.C. मजूमदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये पहले यूपीएससी में पूछी भी गई है। अगर सिंपल वहाँ पर ये लिखा हो, ये स्टेटमेंट दी गई हो कि ना तो ये नेशनल थी, ना ये फर्स्ट थी, ना ये नेशनल थी, और ना ही ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, तो ये कितनी हद तक सही है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट ये इसलिए नहीं थी क्योंकि इसके पहले भी 100 से भी ज़्यादा म्यूटिनीज़ इंडिया में हो चुकी थी, बट वो ये था, वो लोकलाइज्ड थी, डिफरेंट स्पॉट्स पे वो होती रहती थी, कभी बिहार में, कभी कहीं पर, कभी यूपी में, कभी बंगाल में, कभी कहाँ पे, बट वो इतनी बड़ी लेवल के ऊपर नहीं हुई थी, ये सच है। ये इसलिए इसका रीज़न हो गया, मतलब ये फर्स्ट का आंसर हो गया कि ये पहली नहीं थी, इसके पहले भी बहुत सारी हो चुकी है। अब बात करते हैं नेशनल की, तो ये नेशनल थी। कल मैंने बोला कि पंजाब इसके साथ नहीं था, अंग्रेज़ों के साथ था, वो प्रिंसली स्टेट्स भी अंग्रेज़ों के साथ थी। तो इसलिए अगर हम एनालाइज करें जोग्राफिकल एरिया को, तो नॉट मोर देन 20% ऑफ इंडिया वाज इन्वॉल्व इन द रिवॉल्ट, 80% ऑफ इंडिया वाज विद द ब्रिटिशर्स। तो अगर 80% पॉपुलेशन, एरिया को थोड़ी लड़ना है, लड़ना तो पॉपुलेशन नहीं है ना, तो 80% पॉपुलेशन को कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ 20% को लेना देना है, तो वो नेशनल वार तो हम कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो ना तो ये फर्स्ट रही, ना रही नेशनल, ठीक है, और ना तो ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस रही, क्योंकि इस टाइम इंडिपेंडेंस तो कोई मांग नहीं रहा था, है ना। इंडिपेंडेंस तो कश्मीर में मांगते हैं, हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। तो उस टाइम मांगी किसी ने आज़ादी? नहीं मांगी ना। उस टाइम पर आज़ादी की डिमांड इंडिया में कब स्टार्ट हुई, कोई बता सकता है? नहीं, गांधी से पहले भी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने बोला था? तिलक ने कब बोला था? 1967 में, 1906-1907 में बोला था, और उसके बाद वो अरेस्ट हो गया था। तो गांधी तो उस टाइम साउथ अफ्रीका में टीवी देख रहा था, ठीक है, उस टाइम पे वो साउथ अफ्रीका में था। अभी वो 15 में वापस आया है इंडिया में, 1915 में वो गांधी जी इंडिया में आए हैं, जनवरी में। तो उस टाइम पे जब ये यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, तिलक वाली, लाल बाल पाल वाली स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में जब चल रही थी ना, सूरत स्प्लिट हुई जब कांग्रेस की 1907 में, तब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। एंड उस टाइम पे ही वॉज इन फेवर ऑफ ब्रिटिश रूल, कहते थे ब्रिटिश रूल, क्योंकि ही वॉज एजुकेटेड, गांधी जी वॉज एजुकेटेड, एंड मोर ओवर ही वॉज एजुकेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन, एंड देयरफॉर ही सेड दैट इंडिया का जो कल्चर है, ये सती प्रथा, ये सब बेकार कल्चर है, और इंडिया में फॉरेन एजुकेशन आनी चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन आनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जो कि सिर्फ अंग्रेज़ ही ला सकते हैं। बट जब गांधी जी ने, बेसिकली गांधी जी के साथ पर्सनली उनको ट्रेन से जब नीचे फेंका गया, वो एपिसोड से उनका दिमाग घूम गया, या उन्होंने लोगों के साथ कुछ गलत होता देखा, ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि हम ये मूवी में भी देखते हैं कि गांधी जी को ट्रेन से जब नीचे फेंका गया कि आप फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ गए, आपको तो थर्ड क्लास में बैठना चाहिए, और चलती ट्रेन से गांधी जी को, मतलब चलती ट्रेन में यानी 100 की स्पीड पे ट्रेन चल रही थी, 10 की स्पीड पे ही होगी, तो गांधी जी को नीचे फेंका गया। वो ज़िद्दी थे, ज़िद्दी होना भी इम्पोर्टेंट होता है, ज़िद्दी बंदा कुछ कर लेता है, ठीक है। तो जो ज़िद्दी नहीं होते वो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ट्रेन से फेंको चाहे जहाज़ से फेंको, वो कहते हैं जो मर्ज़ी करो मेरे को, ठीक है। तो ज़िद्दी बंदा जब ठान लेता है तो वो कोई भी एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेता है। हाँ, अगर नेगेटिव साइड चले जाए वो तभी से छलांग भी लगा देता है ज़िद्दी, तो पॉजिटिव साइड जाना चाहिए ज़िद्दी को भी, ठीक है।
जो ज़िद्दी नहीं होते वो आराम से गाने शाने सुनते रहते हैं। तो ज़िद्दी होना भी ज़रूरी है, बट पॉजिटिव में। तो गांधी जी ज़िद्दी थे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अंग्रेज़ों को निकाल के छोड़ूंगा बाहर। ठीक है, अब वो निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, अब हम ये कहते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों को बाहर निकाला। क्या ये सही है? अगर हम ये कहते हैं ना कि गांधी जी, महात्मा गांधी है फादर ऑफ द नेशन है, तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों को बाहर निकाला, इज़ दिस राइट? हाँ, क्या लगता है? नहीं नहीं, 50-50 नहीं, यस और नो। हाँ ठीक है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की तो डिबेट है ही है। नहीं, और क्या क्या लगता है आपको? बेसिकली हमें आज़ादी क्यों मिली? वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से। ठीक है, हमें आज़ादी अपने रिवॉल्ट की वजह से नहीं मिली। हमने रिवॉल्ट 1920 में भी किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हमने रिवॉल्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में भी किया, जिसको साल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है। हमने रिवॉल्ट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में भी किया, 3 बड़े रिवॉल्ट किए। और उसके अलावा इंडिविजुअल सत्याग्रह भी हमने किया, 4 हो गए। हाँ, वो सुभाष चंद्र बोस वाला, हाँ वो सब भी, वो तो खैर जापान बाद में हार गया, तो वो रिट्रीट कर गया वापस। तो ये 4 रिवॉल्ट जो हमने किया, अगर हम इनकी बात करें तो क्या अंग्रेज़ों ने ये देखते हुए हमें आज़ादी दी? ऐसा नहीं है। बेसिकली हमें आज़ादी इसलिए मिली है, हाँ ठीक। अब हम एग्ज़ामिनर को खुश करने के लिए लास्ट में ये कंक्लूड करेंगे कि वो मैं बताऊंगा कैसे उसको भी खुश करना है, बट हमें आज़ादी बेसिकली कैसे मिली है? वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी 1939 से 1944 को, वो ख़त्म हो गई। ख़त्म कैसे हुई सबको पता है। यूएसए ने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर एटॉमिक अटैक किया, लाखों लोग वहाँ पे मर गए, वार ख़त्म हो गई। वार ख़त्म होने से पहले सुपर पावर इंडिया में कौन थी? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये इटली वगैरह, जो यूरोपियन पावर्स थी, ये वर्ल्ड सुपर पावर्स थी। वार ख़त्म होने के बाद अमेरिका सुपर पावर बन के सामने आया, और दूसरी सुपर पावर, एक तो यूएसए बन के आया और दूसरी सुपर पावर बन के सामने आया यूएसएसआर, जिसको आज हम रशिया बोलते हैं। तो 2 सुपर पावर बन के सामने आई, जिनको 2 ब्लॉक्स भी बोलते हैं। ब्लॉक्स इसलिए क्योंकि एक वेस्ट पे है यूएसए, दूसरा ईस्ट में है रशिया। धरती के एक पार वो है, एक पार ये है। ठीक है, तो यूरोपियन पावर्स ख़त्म हो गई वर्ल्ड वार 2 में, और वर्ल्ड वार 2 में नई पावर इमर्ज हुई, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब जब न्यू पावर्स सामने आई, उन्होंने यूरोपियंस को बोला आपकी कितनी कॉलोनीज़ हैं? वो कहता जी मेरी तो 100 कॉलोनीज़, छोड़ो इनको, नहीं तो हम आपके ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक करेंगे। वो कहता छोड़ देते हैं प्रभा, हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करना। दूसरे से पूछा आपकी कितनी है? वो कहता मेरी तो सिर्फ 50 ही है, चलो आप भी छोड़ो। ठीक है जी, छोड़ देते हैं। तीसरे से पूछा आपकी कितनी कॉलोनीज़ हैं? आदि हमारी तो है ही नहीं है। जिसकी थी उसने बोला है ही नहीं, हमने तो कब की छोड़ दी। अमेरिका कहता सब छोड़ो अपनी अपनी कॉलोनीज़। ब्रिटेन को बोला तेरी कॉलोनी है इंडिया? वो कहता नहीं नहीं नहीं, अब छोड़ रहा हूँ मैं, गांधी जी का बड़ा प्रेशर है। तो प्रेशर नहीं था, मजाक कर रहा हूँ। तो ब्रिटेन ने इंडिया को छोड़ दिया क्योंकि अमेरिका ने उसको बोला, क्योंकि अमेरिका ने छुड़ाना ही था। उसकी कॉलोनीज़ अगर बनी रहती तो फिर अमेरिका कैसे और पावरफुल बनता। तो वो प्रेशर था, तो हमें जाकर 1947 में आज़ादी मिली। अब हम बोलें कि गांधी जी ने आज़ादी लाई, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी लाई, वो कहने के लिए तो हमने कहना ही है क्योंकि हमारा देश है ना, है ना। हम किताबों में ये थोड़ी लिखेंगे एनसीईआरटी में कि बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार 2 वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो फिर हमारे लीडरों ने 50 साल क्या किया? लीडरों की कंट्रीब्यूशन भी तो बतानी है ना। नेहरू की कंट्रीब्यूशन बतानी है, गांधी की बतानी है, टैगोर की। ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन थी, दे वर ट्रू लीडर्स, बट ये हम ज़्यादा एग्जामिनर को खुश करने के लिए लिखेंगे। अब एक्चुअल में थी या नहीं थी? ठीक है, उस टाइम पे ये ट्रू लीडर्स थे, आज जैसे लीडर नहीं थे।
ठीक है ना, उस टाइम ये ट्रू लीडर्स थे। लेकिन ट्रू लीडर्स भी इनमें बहुत कम थे। अगर देखा जाए तो गांधी जी ट्रू लीडर था। क्या जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ट्रू लीडर्स थे? नो, बिकॉज अगर ये ट्रू लीडर्स होते तो कहते जिन्ना तू प्राइम मिनिस्टर बन जा, डिवीजन ना होने दे। वो कहता तू बन जा लेकिन डिवीजन नहीं होने दे कंट्री की। लेकिन उसने कहा मैं बनूंगा, डिवीजन चाहे हो जाए। उसने कहा मैं बनूंगा, डिवीजन चाहे हो जाए। तो फिर ये ट्रू लीडर्स कैसे हुए? इसका मतलब देवर, जिसको स्वार्थी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश, देवर सेल्फिश पीपल ना। तो जब ये सेल्फिश पीपल थे तो आज के लीडर्स भी सेल्फिश हैं, उस टाइम के भी सेल्फिश। हाँ, गांधी जी सेल्फिश नहीं थे, बिकॉज गांधी जी ने इतना कुछ करने के बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, हालांकि वो बन सकते थे। इवन के गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही बार बने हैं, बेलगाम सेशन में, एक ही बार। गांधी जी कांग्रेस सेशन का एक ही बार प्रेसिडेंट बने हैं सिर्फ, और नेहरू 3 बार। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि उस टाइम पे कुछ लीडर्स ही थे जो सही थे, ठीक है, बाकी उस टाइम पे भी सेल्फिश थे। बाकी जो हम, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड वार सेकेंड वाला, ये यूपीएससी में पूछेगा आपसे कि वर्ल्ड वार 2 की कितनी कंट्रीब्यूशन थी। हाँ, उस टाइम पे मैंने आपको बताया ना कि रैशनली आपने ये सोचना है, आपने वर्ल्ड वार 2 की कंट्रीब्यूशन भी लिखनी है, बट पूरे का पूरा वर्ल्ड वार 2 पे भी नहीं डाल देना, आपने इंडियन लीडर्स की भी कंट्रीब्यूशन बीच में लिखनी है, क्योंकि उसको नाराज़ नहीं करना है। और थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन तो थी भी ना, ये थोड़ी है कि वो नहीं थी, कंट्रीब्यूशन तो थी। अब हमने कौन सा उधर परसेंटेज निकाल के लिखनी है, तो उसकी कितनी थी, तो वर्ल्ड वार की कितनी थी, परसेंटेज को क्वेश्चन नहीं ना है ये, सिर्फ हमने लिखना है उसकी भी थी, उसकी भी थी, बस सिंपल। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो हमने लिखा, तो ना तो ये फर्स्ट था, ना ये नेशनल था, और ना ही ये इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट पैरा, द रिवॉल्ट वाज मच मोर देन a violent manifestation of sepoy discontent, full stop. Almost every section of Indian population participated in it. Section of Indian population participated in it. Next para, there had been a series of rebellions and revolts against the British authority ever since its establishment in India in 1757। तो कह रहा है 1757 से, जब से अंग्रेज़ आए तब से लेकर इंडिया में रिवॉल्ट्स और रेवोल्यूशंस होते चले आए। द मोर notable among these being the Kutch Rebellion, KUTC
एच, गुजरात में जगह का नाम है कच्छ रेबिलियन, कॉमा द कोल अपराइजिंग, कोल KOL। आपको पता है कोल एक ट्राइब है, इंडिया में ट्राइब है, जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है ये ट्राइबल्स के बारे में। हाँ, कोल अपराइजिंग ब्रैकेट में 1831 एंड द संथल अपराइजिंग 1855। तो कोल अपराइजिंग कब हुई, इसकी डेट भी याद रखो, प्रीलिम्स में वो पूछेगा। 1831। संथल वाली कब हुई, ये भी एक ट्राइब है, 1855। पहले कौन सी हुई, कोल वाली 31 में, फुल स्टॉप। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द कल्मिनेशन होता है एंड होना, कल्मिनेशन ऑफ ब्रूइंग, BREWING, पॉपुलर डिसकंटेंट ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज एंड imperialist exploitation। इम्पीरियलिस्ट, जब एक वर्ड याद रख लो, ये इम्पीरियलिस्ट जो हिस्ट्री वाला पेपर आपका चेक करेगा ना बंदा, हिस्ट्री वाला जो, उसको ये वर्ड बड़ा पसंद है, इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़, इम्पीरियलिस्ट। तो इसको या बार बार लिखना, नंबर लेना तो ये आपको वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, वर्ड्स के साथ खेलना सीखो, क्योंकि आपके पास ये जो जंग है आपने लड़नी है, ये तलवार से नहीं लड़नी, पिस्टल से नहीं लड़नी, AK-47 से नहीं लड़नी, ये आपने लड़नी है पेन से। तो पेन तभी चलेगा जब आपको वर्ड्स आते होंगे, नॉलेज होगी, ठीक है ना। मैं बार बार ये बात आपको बोल रहा हूँ। तो ये वर्ड्स सीखने स्टार्ट कर दो अभी से, बुक में मिलते हैं, बुक से स्टार्ट करो। हर एक सब्जेक्ट की एक जार्गन होती है, जैसे इम्पीरियलिज़म आपने देखा, ये हिस्ट्री की जार्गन है। पॉलिटिक्स जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, उसकी अपनी जार्गन होगी, ठीक है ना। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसकी अपनी होगी। जब तक आप ये वर्ड्स यूज़ नहीं करोगे तो अगले को लगेगा यार इसने पढ़ा कम होगा। जब वर्ड लिखोगे ना उसको पढ़ा है बंदा, ठीक है ना। उसको अपनी मेहनत दिखानी है, मैंने की है मेहनत। तो कहाँ पहुँचे, इम्पीरियलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन। full stop. Its significance was that it was the first great struggle of Indian people against imperialism and it paved the way for the rise of modern national movement। ठीक है जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। यस, ऐसे अपराइजिंग्स काफ़ी ज़्यादा हुई थी, बट हम ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, तो लिखिए वाइल द ग्रीस्ड कार्ट्रेजेस, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर,
GREASED, कार्ट्रेजिस की स्पेलिंग है CARTRIDGES, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज. Greased cartridges affair became the immediate provocation, while the greased cartridges affair became the immediate provocation for the rebellion. The movement broke out on account of a variety of political, social, religious and economic causes. तो नंबर 1 हम करेंगे पॉलिटिकल कॉजेज. पॉलिटिकल कॉजेज में पॉइंट नंबर 1, सारा पॉइंट्स में आइए. पॉइंट नंबर 1 लिखिए. ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसी ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इफेक्टिव कंट्रोल. ये इफेक्टिव कंट्रोल एक जार्गन है, आपने याद रखना है, इसको लिखना है पेपर में, इसको इफेक्टिव कंट्रोल. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, एंड ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन ऑफ इंडियन नेटिव स्टेट्स with the formulation of inverted commas start subsidiary alliance system, inverted commas close. मैं रिपीट करूँगा. ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल एंड ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन ऑफ इंडियन नेटिव स्टेट्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. आपको पता है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ने जो स्टेट्स थी और उनके राजा थे उनको ख़त्म करना. बेसिकली मैंने कल कहा ना कि अंग्रेज़ों ने प्रिंसली स्टेट्स के साथ हाथ मिला लिया था. वो हाथ इसलिए मिलाया था, बेसिकली ये तो स्टार्टिंग में चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स भी हमारे साथ हमारे कंट्रोल में आ जाएं, बट इनके कंट्रोल में आ नहीं पाई. जब इन्होंने किसी को बोला कि तेरे घर बेटा नहीं है तो अब रूल तेरा ख़त्म, अब हमारे हाथ में रूल आ गया तेरा, जैसे रानी झांसी को इन्होंने बोला, तो फिर वो नाराज़ हो गए राजा, क्योंकि कोई भी राजा अपना रूल इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है. वो राजा इकट्ठे हो गए, जो रूल जिनके हाथ से रूल जा रहा था, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, तात्या टोपे हो, रानी झांसी हो, तो सारे राजा इकट्ठे हो गए, इनके खिलाफ लड़े. तभी तो 1857 के रिवॉल्ट में रानी झांसी, तात्या टोपे, ये सारे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े. नहीं तो रिवॉल्ट तो ये सिपाहीज़ का था. तो राजा बीच में कहाँ से आ गए? क्योंकि राजा को खुद का राज बचाना था, उनको खुद का रूल सेव करना था, इसलिए वो बीच में आए अपनी आर्मी लेकर. अब हालांकि अंग्रेज़ों ने उन सब राजाओं को बीट कर दिया, हरा दिया, क्योंकि इनके पास फोर्स ज़्यादा थी, नेचुरल है, तो इन्होंने उनको बीट कर दिया. और दूसरा इनके हाथ में आधी इंडिया की आर्मी खुद की थी. देखो रिवॉल्ट में ये नहीं था कि एक तरफ अंग्रेज़ सिपाहीज़ लड़ रहे थे और एक तरफ इंडियन सिपाहीज़ लड़, दोनों तरफ इंडियन सिपाहीज़ ही थे, दोनों तरफ इंडियन सिपाहीज़ थे. ठीक है. बट एक तरफ वो इंडियन सिपाहीज़ ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ वो रानी झांसी की तरफ से या तात्या टोपे की तरफ से लड़ रहे थे, ये डिफरेंस था. ठीक है ना. तो कहने का मतलब ये है कि तभी तो इसको नेशनल नहीं कहा गया, क्योंकि ऑल द रूलर्स वर फाइटिंग दिस बैटल फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, है ना. दे वर नॉट फाइटिंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस. हाँ, रानी झांसी को अपना रूल बचाना था, तात्या टोपे. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर.
DOCTRINE, Doctrine of LAPSE, LAPS, practiced under Lord Dalhousie, denied the right of succession, denied, DENIED, right of succession, SUCCESSION, to the Hindu princes. तो आपको बताऊं कि 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने ये सब्सिडरी अलायंस एंड दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स दोनों पॉलिसीज़ को छोड़ दिया। कहा इन पॉलिसी से इंडियंस कुछ ज़्यादा ही, इंडियन रूलर्स जो हैं कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो रहे हैं हमसे, तो यार छोड़ो इन पॉलिसीज़ को। तो बेटर ये है राजाओं को बोलो कि जितनी स्टेट्स आ गई हमारे हाथ में आ गई अब तक, अब बाकियों को नहीं लेना। हम ये करते हैं कि उनके राजा को या हाथ में ला लेते, उसको बोलते हैं तू राजा बना रहा है भाई, तू बना रहा है राजा, हमने तेरे को राजा से उतार के तो खुद राजा बनने का हमें शौक नहीं है, तू राजा बना। क्योंकि अगर ये राजा को उतारते गद्दी से, उसकी जगह तो गवर्नर बिठाते ना अपना। उन्होंने कहा आप राजा बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम आप हमारा करोगे। राजा कहता ये तो बड़ा अच्छा है, मैं राजा तो रहूँगा ना। वो कहते राजा तो आप ही रहोगे, लेकिन काम हमारा। कहता काम से मेरे को आज तक मतलब नहीं हुआ, चाहे आपका हो चाहे जर्मनी का हो, काम तो मैं जो मर्ज़ी करा लो मेरे से, लेकिन मैं राजा रहूँगा ना। तो कहते राजा तो आप ही रहोगे। बस इस ऐसे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स 1947 तक अंग्रेज़ों के साथ ही रही। एक तरफ पूरे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलती रही, और दूसरी तरफ इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेज़ों के साथ लड़ती रही, और उनकी आर्मी मतलब इनकी सारी लड़ाइयों में इनके साथ रही, अंग्रेज़ों के साथ। क्या सब्सिडरी अलायंस? अब मेरे को वो याद नहीं है, मे बी यस यस यस। ठीक है, तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट है अनेक्सेशन ऑफ सम स्टेट्स बाय राइट ऑफ कंक्वेस्ट, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, राइट आर कैपिटल ऑफ कंक्वेस्ट, सी कैपिटल, CONQUEST, कंक्वेस्ट का मतलब होता है जीतना, एंड अदर्स बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, इसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में। पॉइंट नंबर 4, अनेक्सेशन ऑफ ऊध, ऊध भी एक स्टेट थी, OUDH, on the pretext of good governance, good of the governed, annexation of oath on the pretext, pretext pretext होता है एक्सक्यूज, बहाना, pretext of good of the governed। नेक्स्ट पॉइंट, abolition of regal titles, abolition of regal titles of the Nawabs of Carnatic and Tanjore, Carnatic, CARNATIC, abolition of regal titles of Nawabs of Carnatic and Tanjore। Next point, denial of pension to Baji Rao II's son, pension
denial of pension to Baji Rao's second son. And point number 7, Lord Canning's announcement, Canning, CANNING, announcement that princes after Bahadur Shah would have to renounce the renounce the regal title and ancestral Mughal palaces. ठीक है जी. नेक्स्ट हेडिंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कॉजेज. देखना जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा पॉलिटिकल कॉजेज सबसे पहले लिखना. ये नहीं हो तो पहले लिख दो सोशल एंड कल्चरल और लास्ट में पॉलिटिकल. पॉलिटिकल चीज़ हमेशा सबसे पहले आती है क्योंकि स्टार्टिंग ही हर चीज़ की पॉलिटिक्स से होती है. ठीक है. तो हेडिंग नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कॉजेज. नंबर 1, डिप्राइवेशन, DEPRIVATION, ऑफ पावर एंड पोजीशन to Indian aristocracy. Point number 2, reservation of all high posts, civil and military, for Europeans. Point number 3, inefficient and insufficient दोनों का अलग अलग मतलब है. ये नहीं सोचना कि एक वर्ड में खा जाऊंगा. कहने कुछ बंदे कहते हैं एक वर्ड खा जाऊँ. मेरे के पास एक लड़का पढ़ता था पिछले साल, कहता सर 1-2 वर्ड खा जाएं हम. अब ये देखो है कोई इसमें लॉजिक है कोई? अगर इनएफिशिएंट और इनसफिशिएंट लिखा है, इनएफिशिएंट मतलब जो रूल था वो इनएफिशिएंट था और इनसफिशिएंट यानी कि वो सफिशिएंट नहीं था और ज़्यादा चाहिए था. तो दोनों का अलग अलग मतलब. अब इसको एक को खा जाओगे तो वो फिर क्या फ़ायदा उसका? कितना कुछ खाना है. अब इनएफिशिएंट एंड इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. अब मेरे को कोई बताएगा कि ये ऐसा क्यों कहा गया है इस पॉइंट में? यस, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला पॉइंट. यस एग्जैक्टली. सो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी was more focused upon itself. What is the focus of a company? To earn more profit and to serve its parent nation. And parent nation कौन सा था? United Kingdom, because it belonged to United Kingdom. On the other hand, it had no interest to serve in India. India was a huge market for it, for its products. India was a mere geographical area for it. India's people hardly matters to it. They called Indians as pigs, suar. Okay, so अब वो अगर सुअर करके बुला रहे हैं हमें
तो वो हमारे साथ वो कितनी अच्छी पॉलिसीज़ ले आएंगे। सुअरों के लिए वो कोई पॉलिसीज़ लाता है ना। तो वो खुद के लिए तो क्लब्स खोलते थे, गोल्फ कोर्सेज खोलते थे, हॉर्स राइडिंग खोलते थे, है ना। वो पोलो खेलते थे वो टी शर्ट पहन के, यूएस पोलो की। और हम बेचारे कहते यू आर पिग्स। अब हम अपने आप को मानते हैं कि इतना ऊंचा ब्राह्मण, वो कह के हमें पिग। खुद वो अंग्रेज़ नहाते नहीं महीना महीना, हमें बोलते हैं पिग। तो फिर हमें तो उस चीज़ का पता था ना कि ये कौन सही है, इसलिए हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी विच वाज डेट्रीमेंटल टू द पीजेंट्स। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो थी वो इस तरह की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखो एक चीज़, उस टाइम ना तो जीएसटी था, ना तो वैट था, ना तो सेल टैक्स था, ना तो एक्साइज ड्यूटी थी, ना तो इनकम टैक्स था। तो क्या था? लैंड रेवेन्यू। हाँ हाँ, वही बेसिकली ज़मींदारी तो लैंड रेवेन्यू ही इकट्ठा करते थे ना सारे। तो बेसिकली जो अर्निंग पॉइंट जो था वो लैंड रेवेन्यू ही था, क्योंकि उस टाइम इंडिया वाज प्राइमरीली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। टुडे वी आर नॉट एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, वी आर एन इंडस्ट्रियल हब। ठीक है ना। ऑल दो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स लाइक केटर्स टू एग्रीकल्चर ऑल्सो। हाँ हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट अब हमने डालना नहीं है क्योंकि ब्रॉड लेवल पे हम कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो बेसिकली लैंड रेवेन्यू ही था उनके पास एक अर्निंग पॉइंट, तो वो उसको बढ़ाते चलते जाते थे, बढ़ाते चलते जाते थे, है ना। टैक्स बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। तो तभी लिखा है डेट्रीमेंटल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रुइनेशन, RUIN, रुइन कर देना, ख़त्म कर देना, ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री विच लेड टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर। सीधा सा पॉइंट है, हमारा ट्रेड और इंडस्ट्री उन्होंने ख़त्म कर दी, जितना भी थोड़ा बहुत ट्रेड था हमारा। अब वो इन्होंने ख़त्म इसलिए, बेसिकली वो ख़त्म होनी थी क्योंकि मशीन मेड गुड्स यहाँ पर आ रही थी ब्रिटेन से। अब हैंडमेड गुड्स कौन खरीदेगा जब मशीन मेड गुड आ रही है ना। अब आप एक तरफ कुलचे वाला बैठा है बाहर और एक तरफ अंदर मैगडी है, तो मशीन मेड है वो मैगडी का बर्गर, और बाहर खड़ा है कुलचे वाला। अब आप किसके पास जाओगे? अंदर ही जाओगे ना, कुलचे वाले से थोड़ी कुलचा खड़े होके खाओगे। अब नया ट्रेंड बना है, कुलचे वाले का कुलचा ही गंदा है, अंदर बड़ा साफ है। कुलचे वाले का तो दिख तो रहा है ना वो क्या गंद डाल रहे हैं अंदर। अंदर जो गंद डाल रहे हैं वो तो आप देख भी नहीं पाते हो, है ना। उसका एक साइकोलॉजी है कि वो साफ़ सुथरा है, साइकोलॉजी बन गई है वो साफ़ सुथरा है ना। महंगी चीज़ हमेशा अच्छी लगती है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। महंगी चीज़ खरीदते हैं ना हम, कोई शर्ट या टॉप खरीद लेंगे, जीन खरीद लेंगे ना, महंगी है ना, तो फिर हमारा माइंड हमें कहता है, गिल्ट आता है, 5,000 की जीन ले ली, ये 5,000 मैं यहाँ लगा सकता था, वहाँ लगा सकता था। फिर दूसरा दिमाग हमारा चलता है जो उसको बैलेंस करता है, शांत करता है। चलेगी ज़्यादा, है ना, चलेगी ज़्यादा, ये वो 1 साल चली थी, ये 2 साल चलेगी, कलर भी अच्छा है, ब्रांड भी दिखेगा। ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर हम मैगडी में बर्गर खाएंगे ना, वहाँ 500 लगेंगे ना, तो हम बोलेंगे चलो सफाई भी तो थी, भले ही हमने सफाई देखी ना हो, है ना, लेकिन हम कहते हैं सफाई भी तो थी। ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल होता है, बैलेंस करने का गिल्ट को। ठीक है। अगर आप कुछ गिल्ट वाला काम कर लो ना, तो साथ में ही वो गिल्ट को तोड़ने वाली थिंकिंग खुद ही आ जाती है दिमाग में। अगर वो ना आए,
वो थिंकिंग बैलेंस करने वाली, तो आप तवी के पुल की तरफ जाओगे। फिर जो ज़्यादा जिद्दी होंगे वही जाएंगे, बाकी तो गाने सुनते रहेंगे। नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट हेडिंग, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। नंबर 1, racial arrogance of the British people. Racial arrogance of the British people. Point number 2, referring Indians as nigger, Nigger, and addressing them as sewer or pig. Which is mostly resented by the Muslims. Next point, religious conventions that aroused the aroused the susceptibilities, स्पेलिंग देखो, SUSCEPTIBILITIES of the Indian कंजर्वेटिव सेक्शंस। तो कंजर्वेटिव लोग कौन होते हैं, कौन बताएगा? यस, रेडिकल है ना, थोड़े जिनको हम हिंदी उर्दू में बोलते हैं कट्टरपंथी, रेडिकल, कंजर्वेटिव। तो जब रिलीजियस चेंजेस होने लगी, कल्चरल चेंजेस होने लगी, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट, इन्वर्टेड इसको रखना, इसको कैपिटल लेटर में, फर्स्ट लेटर को सिर्फ, रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850 मॉडिफाइड हिंदू कस्टम्स, it proclaimed that a change of religion did not debar a son from inheriting his father's property. Next heading is military causes. अच्छा, इसमें आप ये एक 5th पॉइंट ऐड कर लो, प्रोहिबिशन ऑफ सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड। आल्दो ये पिछले पॉइंट में आ गया, बट इसको अलग से भी लिख सकते हो, प्रोहिबिशन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग इज मिलिट्री कॉजेज। पॉइंट नंबर 1, एडवर्स सर्विस कंडीशंस। एडवर्स सर्विस कंडीशंस में ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे लिखो सर्विस अवे फ्रॉम
service away from home province without payment of bhatta, full stop. Under the General Service Enlistment Act, of 1856, a sepoy had to give an undertaking to serve anywhere the government ordered. जहाँ भी गवर्नमेंट बोलेगी वहाँ सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ सर्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, विड्रॉल अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट। विड्रॉल के बाद कॉमा, विड्रॉल अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 of the privilege of free postage which the sepoys had long enjoyed. Which the sepoys had long enjoyed. Last heading is immediate cause. आपको पता है इमीडिएट कॉज में क्या आएगा, वही ग्रीस कार्ट्रिजेस अफेयर। तो इमीडिएट कॉज के अंदर लिखिए ग्रीस कार्ट्रिजेस अफेयर। ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस अफेयर। इसके अंदर आप लिखिए द एनफील्ड राइफल, एनफील्ड का ई कैपिटल, एनफील्ड राइफल न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आर्मी had cartridges with a greased paper cover, had cartridges with a greased paper cover. The grease was a mixture of beef and pig fat, which are anathema, ANATHEMA, एनाथीमा का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो वो होता है कर्स, CURSE। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों ही कर्ज थे दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए। क्या? बीफ खाना और वो पिग का फैट खाना। ठीक है, एनाथीमा टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स रिस्पेक्टिवली।
The sepoys had to bite off OFF, bite OFF off the end of the greased cartridge cover before loading it into the rifle. The sepoys were convinced that introduction of greased cartridges was a deliberate move ठीक है ना, कह रहा है the sepoys were convinced that the introduction of greased cartridges was a deliberate move to destroy their religion. एक और हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ अर्लियर रिवॉल्ट्स. Besides, there had occurred a number of mutinies and insurrections, INS, URR, ECTIONS, INS, URR, ECTIONS, from time to time in the British Indian Army. For example, in Vellore, 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 1806. In Barrackpore, BARRACKPORE, 1824. In Bareilly, 1816. वेलोर में कब हुआ? 1806. बैरकपुर में 1824. बरेली में 1816. एंड द कोल इंसर्शन, INS, URR, अपराइजिंग भी कह सकते हो इसको, जरूरी इंसर्शन कहना है. URR, ECTION, 1831 to 1832. 31 से लेकर 32 तक चला था, 1 साल चला था कोल वाला. द संथल राइजिंग, फ्रॉम 1855 to 1856, एक्सेट्रा. कल हम एक इसका थोड़ा सा और ख़त्म करके नया टॉपिक लेंगे. कल हम करेंगे कॉजेज़ ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, कि रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ.
और दूसरा इसका थोड़ा सा करेंगे बिगिनिंग एंड स्प्रेड, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बिगिनिंग एंड स्प्रेड के ऊपर आ जाता है। हम प्रिपेयर करते रहते हैं रिवॉल्ट हुआ क्यों, क्वेश्चन आ जाता है बिगिनिंग एंड स्प्रेड पे। तो बिगिनिंग एंड स्प्रेड के को भी हम कल करेंगे, और उसको ख़त्म कैसे हुआ, फेलियर क्या हुआ, उसका रीज़न क्या थे, वो भी हम कल करेंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। और नया टॉपिक बता देता हूँ मैं आज ही, वो क्या लेंगे, वो होगा राइज़ ऑफ इंडियन नेशनलिज़म। तो जब ये रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद इंडिया के अंदर नेशनलिज़म की भावना जागने लगी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि बड़े लेवल के ऊपर इंडियंस ने रादर इकट्ठे होकर यूनिटी से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा था। और जब ऐसे लड़ते हैं तो एक भावना आती है पूरे देश में देशभक्ति की, है ना। तो जब पिछली बारी 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक किए थे मोदी साहब ने पाकिस्तान के ऊपर, तो उस टाइम हम लोगों ने मोदी साहब को इलेक्शन में जिता दिया था, क्योंकि हमारे अंदर वो भावना आ गई थी कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है सारे। वही भावना यहाँ पर आई और इंडिया के अंदर नेशनलिज़म जागने लगा। ये इंडियन नेशनलिज़म का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में। ये 1857 रिवॉल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनलिज़म कैसे जागा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, बड़ा इजी है ये। बेसिकली अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसको हम दो में डिवाइड कर लो। एक तो 1857 से लेकर 1920 तक, 1857 से लेकर 1920 तक लगा लो, और 1920 से लेकर 1947 तक लगा लो। 1857 से लेकर 1920 तक जो हिस्ट्री है ना मॉडर्न वाली, ये इजी है। 1920 से लेकर 1947 तक ये भी इजी है, बट थोड़ी सी पहले वाली से थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए लगेगी आपको क्योंकि उसके अंदर रिवॉल्ट बड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ये सब जैसे हम एक बारी डिस्कस करेंगे तो 1857 का सबसे पहले हुआ रिवॉल्ट, उसके बाद सेकंड टॉपिक आ जाएगा आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो हम कल करेंगे। थर्ड टॉपिक आ जाएगा आपका ये एक मैंने छुड़ाया है पीछे क्योंकि वो थोड़ा टफ था, रेगुलेटिंग एक्ट, वो मैं परसों कराऊंगा। जितने भी एक्ट है ना वो शॉर्ट में करेंगे हम। रेगुलेटिंग एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, वो हम शॉर्ट में करेंगे, सारे पॉइंट्स नहीं हम करेंगे, वो परसों करेंगे मे भी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, एक तो 1857 का रिवॉल्ट, इंडियन नेशनलिज्म, और वो रेगुलेटिंग एक्ट वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ INC, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। उसके बाद मॉडरेट्स, ये हो गए 4 क्वेश्चन। उसके बाद हो गए मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये हो गया 5 क्वेश्चन, ठीक है। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बाद आपका सीधा आ जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, 1905 में। जैसे पार्टीशन हुई तो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, 6 क्वेश्चन हो गए। स्वदेशी मूवमेंट के बाद तिलक हो गया अंदर, वो तो गया अंदर, उसके बाद वो निकला 1916 में बाहर। 10 साल वो शांति रही देश में। तो जब तिलक वगैरह अंदर गए तो गांधी जी भी साउथ अफ्रीका में थे, तो 10 साल इंडिया में कोई ख़ास बात हुई नहीं। इट इज़ कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ लल, शांति का पीरियड था 1907 के से लेकर 1916 तक। सारे लीडर अंदर थे, एक्सट्रीमिस्ट सारे अंदर थे, मॉडरेट्स बाहर थे। और मॉडरेट्स वैसे भी अंग्रेज़ों के फ्रेंड्स थे, वो पोलो शोलो इकट्ठे खेलते थे, वो क्लब वगैरह में भी इकट्ठे जाते थे, ठीक है, और पार्टी वार्टी करते रहते थे, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। दिक्कत तब स्टार्ट हुई जब 1915 में गांधी इंडिया में आया, और गांधी भी 2-3 साल शांत रहा। वो पहले भारत भ्रमण करता रहे ट्रेनों पे 2-3 साल, और फिर वो तिलक बाहर आया और उसने फिर पंगे स्टार्ट कर दिए। एनी बसंत के साथ मिलकर उसने होम रूल लीग स्टार्ट कर दी। ये 7वां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैंने बोले ना, 7वां क्वेश्चन हो गया होम रूल मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद एनी बसंत एंड तिलक, ये दोनों ने मूवमेंट स्टार्ट की। होम रूल मूवमेंट ख़त्म होती है तो हमारा 8वां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन नहीं, रौलाट एक्ट, ठीक, 1917 वाला, ठीक है, रौलाट एक्ट के ख़त्म होता है 8वां क्वेश्चन। तो फिर 9वां क्वेश्चन आ जाता है जलियांवाला। आप सुन लो ना, आपको क्या ज़रूरी बात कर, अच्छा लिखो। अच्छा, तो 10वां क्वेश्चन आपका जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया ना इंपॉर्टेंट। तो 10वां क्वेश्चन, जैसे ही जलियांवाला बाग हुआ तो गांधी जी वैसे उस टाइम फॉर्म में आ रहे थे,
ठीक है, तो जैसे ही गांधी जी आए फॉर्म में तो उन्होंने खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। ये 11वां क्वेश्चन सबसे बड़ा 11 क्वेश्चन हो गया ना। नॉन कोऑपरेशन को एब्रप्टली ख़त्म किया चौरी चौरा इंसिडेंट ने। 12वां क्वेश्चन चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया 1922 में। ठीक है, इसके बाद आपकी ये यहाँ तक मैंने कहा हिस्ट्री इजी है। इसके बाद थोड़ी ना पेचीदा होती जाती है, यानी कि इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसके मैं आपको नोट्स भी साथ साथ दिखाता जाऊँगा, समझाता भी जाऊँगा। आप वैसे भी आजकल हिस्ट्री पहले ही पढ़ लेते हो। जो भी तैयारी स्टार्ट करता है सबसे पहले मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करता है, फिर वो करता है पॉलिटी स्टार्ट, और जब लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ लेता है फिर वो आता है हमारे पास, सर कोचिंग लेनी थी। हम कहते हैं जी क्या क्या पढ़ा? सर ये मॉडर्न इंडिया और लक्ष्मीकांत पढ़ ली। अब आगे ब्रेक क्यों लगी? आगे कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करें ठीक है, तो इतना तो सबने पहले ही पढ़ लिया होता है। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन मैंने बोले। चौरी चौरा इंसिडेंट खत्म हुआ। इसके एक बात बताऊँ आपको कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे लोग गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्वॉल्व थे और शांति से मूवमेंट लड़ रहे थे। गांधी जी ने अचानक से बोला जेल में से कि जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ ना, कि जब 22 पुलिसमैन को जला दिया गया, गांधी जी कहते हैं मेरी तो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, ये पुलिस वालों को कैसे जला दिया आप लोगों ने गोरखपुर में? तो गांधी जी कहते हैं ख़त्म करो मूवमेंट आज, अभी, इसी वक्त। और पूरा देश बेचारा उस टाइम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चक्कर में था, और बड़े उत्तेजित से सारे लोग, गांधी जी कहते हैं ख़त्म करो, जेल से ही ऑर्डर दे दिया ख़त्म करो, और वो मूवमेंट वहीं ख़त्म हो गई। अब भगत सिंह जैसे लोग, वो बेचारे यंग ब्लड था, 21, 22 साल के, ये कहते हम तो नहीं ख़त्म करते, ये ख़त्म करता तो करे, हम तो अब बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। अब वो चले गए मिलिटेंसी की तरफ, मतलब मिलिटेंसी भी नहीं, अब हमारे इंडिया ने उसको टेक्स्ट बुक NCERT में उसको मिलिटेंट्स नहीं बोला है, उनको नाम दिया रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। है तो वो टेररिस्ट, बट रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, आर्टिस्ट, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। तो वो चले गए उस साइड। फिर वो असैसिनेशंस करने लगे, साउंडर्स असैसिनेशन, ये सब वो उन्होंने किया। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा साइमन कमीशन इंडिया में आता है 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन आता है, तो वो क्या बोलते हैं, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह स्टार्ट हो जाती है 1930, 31 और 32 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 साल चलती है। साथ ही हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी दोबारा से स्टार्ट कर देता है 1930 में, साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो ये सारा इसके बाद चल रहा है। और उसके बाद फिर एक लाहौर कांग्रेस होती है 1929 दिसंबर में, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी लाहौर कांग्रेस। पहली बार नेहरू ने कहा कि पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अगर आपको प्री में क्वेश्चन आए कि इंडिया में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कब आई, तो वो 1929 में आई। हालांकि 1906 में तिलक ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी, वो भी अगर क्वेश्चन आता तो ये कंट्रोवर्शियल है कि पहले किसने की, तो पहले तिलक ने ही की थी, क्योंकि उस टाइम गांधी वगैरह सारे मॉडरेट लीडर्स से ये कहते थे हमें क्या दो, डोमिनियन स्टेटस, जो कनाडा को दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को दिया हो गया है, वो हमें दे दो। तिलक कहता ना, हमें वो भी नहीं, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो तभी तो अंदर गया ना फिर 10 साल। वो कहते हम डोमिनियन स्टेटस भी दे रहे थे, तो पूरी आज़ादी ले रहा है इधर, उसको डाला अंदर उन्होंने। तो फिर 1929 में, अब क्योंकि हालात थोड़े सुधर रहे थे, तो नेहरू बेचारा बोलता कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो फिर जब उसने लाहौर कांग्रेस, फिर 26 जनवरी उसने कहा 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे रावी नदी के किनारे। 26 जनवरी कौन सी, 1930। तो वही देश आज की डेट में हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे उसी दिन 1930 26 जनवरी की यादगार में मनाते हैं, क्योंकि जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बना उसने कहा कि 30 साल पहले मैंने ही कहा था कि 26 जनवरी को हम मनाएंगे, तो उसने वो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोल दिया नेहरू ने खुद, जब वो प्राइम मिनिस्टर बना। उसके बाद लाहौर कांग्रेस के बाद हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसें हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आपको क्वेश्चन हम भूलिएगा कितने हुए, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसका रिजल्ट होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का और साइमन कमीशन का। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी पास हो जाता है
और उसके बाद फिर छोटे मोटे इंसिडेंट्स, वो कम्युनल राइट्स वगैरह होते रहते हैं इंडिया में। कम्युनल राइट्स होने तो 1920 में ही स्टार्ट हो गए थे हिंदू मुस्लिम के, वो चलते रहे 1947 तक। और एंड कहाँ हुआ? 1947 में जब आज़ादी मिली, तब तो सबसे बड़े कम्युनल राइट हुए जब 10 लाख बंदा मर गया, 10 लाख, ठीक है। और 2 प्राइम मिनिस्टर बने, एक नेहरू और एक जिन्ना। जिन्ना को तो कैंसर हो गया, साल के अंदर ही गया वो। और नेहरू जी हमारे लेकिन किस्मत अच्छी थी, तो वो कभी रशिया जाते थे, कभी कनाडा जाते थे, वो अपने घूमते फिरते अपनी अच्छी लाइफ उन्होंने। गांधी इरविन पैक्ट छूट गया, गांधी इरविन पैक्ट, अब वो तो हुआ ना ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में। हाँ वो मैं भूल गया था बीच में क्या था, ठीक है। तो उसके बाद फिर 35 के बाद वो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की। उसके बाद माउंटबेटन प्लान, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1940, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और गांधी इरविन पैक्ट, ये सारा कुछ हो गया। ये सारा कुछ पूरी हिस्ट्री में चलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है 1920 के पहले वाली हिस्ट्री थोड़ी इजी है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। चलो आज हम इतना ही रखते हैं, कल में अभी इकॉनमी की क्लास भी है।